Hello students, hoping for your good health. I am Rita Tomar, your English teacher. Welcome you on our YouTube channel, and today I am going to teach you English grammar, and this is our first class about English grammar. Before starting the video, I request you to subscribe my channel, like and share my videos. Thank you. So let's start. देखिए बच्चों, आज का टॉपिक क्या है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद। अनुवाद क्या होता है बच्चों? एक भाषा से दूसरी भाषा में किसी सेंटेंस को, किसी पैराग्राफ को, किसी कहानी को, किसी भी चीज़ को एक भाषा से दूसरी भाषा में कन्वर्ट करने को हम क्या बोलते हैं? हम उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, एक यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी हुई है ट्रांसलेशन की, उसे देख लेंगे। ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस। ट्रांसलेशन क्या है? एक प्रोसेस है। प्रोसेस यानी कि एक क्रिया है। एक क्रिया है क्या करने की? ऑफ फॉर्मेशन यानी कि रचना करने की। रचना करने की क्रिया है, विधि है, तरीका है। ठीक है, प्रोसेस क्रिया, विधि या तरीका क्या करने का? रचना करने का। किस चीज़ का? सेंटेंस का यानी वाक्यों का। फ्रॉम वन लैंग्वेज यानी कि फ्रॉम से, और वन लैंग्वेज एक भाषा यानी कि एक भाषा से, टू अंदर दूसरी भाषा में। तो ट्रांसलेशन क्या है? एक भाषा से दूसरी भाषा में किसी वाक्य को ट्रांसलेट करना या कन्वर्ट करना या रचना करना, एक भाषा से दूसरी भाषा में किसी वाक्य की, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल दिए हैं, इन्हें देखेंगे, इनसे आप और अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर हिंदी में देखिए एक सेंटेंस को क्या लिखा हुआ है? हम गाना गाते हैं। हम गाना गाते। अगर इस सेंटेंस को हम ऑब्जर्व करें, सबसे पहले कौन आया? कर्ता आया। उसके बाद क्या आई? उसके बाद उसका कर्म आया, और फिर क्या आई? वर्ब आई। अब देखिए हम कर्ता किसे कहते हैं बच्चों? कुछ बच्चों को ये भी मालूम नहीं होगा कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, क्रिया क्या होती है। तो अभी मैं इन सारी चीज़ों के बारे में भी वीडियो बनाऊंगी, आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते हुए चलूँगी, हर चीज़ क्लियर करूँगी। आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, और जो मैं पढ़ाऊँ उसे बहुत ध्यान से समझना होगा। अभी देखिए कर्ता क्या होता है। कर्ता जैसे कि अपने अर्थ, अपने नाम में ही अपना अर्थ लिए हुए है वो। कर्ता यानी कि करने वाला। जो भी सेंटेंस के अंदर किसी काम को करने वाला होगा, या जिसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे, जिसके बारे में भी चर्चा होगी, या जो भी काम को करेगा वो ही उस सेंटेंस का कर्ता कहा जाएगा। ये तो हुई कर्ता की पहचान। दूसरा सेंटेंस में हम कर्म किसे कहेंगे? जैसे कि हिंदी में हमने इसे कर्म कहा। इसे कर्म क्यों कहा? इसे कर्म इसलिए कहा क्योंकि क्रिया इसी के कारण से, इसी के लिए हुई है। कह सकते हैं जब कोई काम सेंटेंस के अंदर होता है और उसका सीधा सीधा इफेक्ट जिसके ऊपर पड़ता है, मतलब जिसके कारण से वो क्रिया घटी है, जिसके लिए वो क्रिया घटी है, या जिसको प्रभावित उस क्रिया ने किया है, वो ही उस क्रिया का कर्म होता है, वो ही उस सेंटेंस का भी कर्म होता है। तो इस सेंटेंस में अगर हम देखें क्रिया क्या हो रही है, क्रिया यानी कि काम। काम क्या होता है बच्चों? काम को भी समझ लेंगे, काम क्या होता है। हमारा शरीर, जैसे कि मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ, हमारा जो शरीर है इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, उनसे मिलकर ये शरीर बना है। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। हमारा जो शरीर बना है बहुत सारे ऑर्गन्स को मिलाकर ये बनाया गया है। कुछ ऑर्गन्स आपको दिखाई देते हैं, यानी कि कुछ शरीर के हिस्से हमें दिखाई देते हैं। जैसे मेरी आंखें दिख रही होंगी, नाक दिख रहे होंगे, लिप्स दिख रहे होंगे, टीथ दिख रहे होंगे, हेयर दिख रहे होंगे ना। ये सारे पार्ट्स, हैंड्स, लेग्स, स्टमक, ये हमारे पार्ट्स हमें दिखाई देते हैं। तो ये क्या होते हैं? हमारे एक्सटर्नल पार्ट होते हैं। इनका भी रोल है शरीर को फॉर्म करने में। अगर ये नहीं होंगे तो हमारी बहुत सारी जो क्रियाएं हैं वे नहीं होंगी, कुछ काम हम इनके बिना नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो दिखाई तो नहीं देते, जो रहते तो हमारी इस बॉडी के अंदर है, इसके अंदर रहते हैं। वे हमारे ऐसे पार्ट होते हैं जो दिखते नहीं हैं, लेकिन उनका बहुत बड़ा रोल हमारे शरीर के लिए होता है। इन सारे पार्ट्स को, जो हमें दिखाई देते हैं और जो दिखाई नहीं देते लेकिन होते हैं, अंदर होते हैं, जब हम शरीर को ऑपरेट करते हैं तो हमें पता चलता है हाँ ये हार्ट है, ये ब्रेन है, ये हमारी किडनीज है, ये लंग्स है ना। तो लेकिन ये दिखते तो नहीं, लेकिन इनका कितना बड़ा रोल होता है। अगर इनमें ज़रा भी फॉल्ट आ जाए तो हमें बहुत परेशानी
हो जाती है। तो ये जो पार्ट अंदर है और ये जो पार्ट आप बाहर देख रहे हैं, सारे जितने भी पार्ट है ये सारे मिलकर एक बॉडी बनाते हैं। अगर इन पार्ट को ज़रा भी तकलीफ़ होती है, ज़रा भी मूवमेंट करते हैं, इनके द्वारा ज़रा भी मूवमेंट किया जाता है, वो सारा काम होता है, उसी को हम काम कहते हैं। जैसे अगर मैं कहने लगूँ सोचना, तो सोचने में कौन एक्टिव हुआ, किसको मूवमेंट करना पड़ रहा है, हमारे दिमाग को। अगर मैं कहूँ चलना, किसको मूवमेंट करना पड़ा, हमारे पैरों को। अगर मैं कहूँ देखना, कुछ भी नहीं कर रहे, बस बैठे हुए देख रहे हैं, तो देखना क्या है, हमारी आंखों को, क्योंकि उसमें मूवमेंट करना पड़ रहा है, उनको तकलीफ़ हो रही है, तो वो क्या है, वो एक क्रिया है, वो एक काम है। अगर मैं कहूँ सुनना, तो सुनना भी काम है, क्योंकि हमारे कानों को उसमें एक्टिव होना पड़ रहा है। अगर मैं कहूँ चाटा लगाना, तो वो भी काम है, क्योंकि हमारे हाथों को उसमें एक्टिव होना पड़ रहा है। अगर मैं कहूँ कूदना, तो हमारे पैरों को काम करना पड़ रहा है, वो काम है। अगर मैं कहूँ बैठना, तो वो भी काम है। अगर मैं कहूँ लात मारना, वो भी काम है। जो भी हमारे बॉडी का अंदर का या बाहर का कुछ भी क्रिया करता है, वो एक्टिव होता है, वो सब कुछ काम होता है, उसी को हम काम कहते हैं। तो इस सेंटेंस में देखिए, सबसे पहले हम, फिर गाना गाते हैं। देखिए हम, तो जिसके बारे में बात हो रही है, ये तो बात को ही देख लीजिए आप। पहले तो बात हो रही है हम के बारे में, यानी करता हुआ। अब गाते हैं, गाते हैं यानी कि गाया कैसे जाएगा बताइए आप। हम मुंह से गाएंगे, जीभ को एक्टिव करना पड़ेगा, गले को एक्टिव करना पड़ेगा, तो हमारे शरीर के पार्ट एक्टिव हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये वर्ब है, ये क्रिया है, क्योंकि हमारा शरीर इसमें एक्टिव है। जब हमारे शरीर का कोई भी ऑर्गन अगर एक्टिव है, तो वो वर्ब है, वो काम है, वो क्रिया है। ठीक है, तो क्रिया को ही काम कहते हैं, काम को ही क्रिया कहते हैं, और इंग्लिश में इन दोनों को ही वर्ब कहते हैं। समझ आया। अब देखिए इनका इफेक्ट अगर हम इस सेंटेंस में देखें, इस क्रिया का इफेक्ट, जो ये गाने वाली क्रिया गाते हैं, इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, किसको गाया जा रहा है। देखिए किसको गाया जा रहा है, गाया जा रहा है गाने को। गाने के लिए ये क्रिया हुई, गाना लिखा गया कोई, अगर वो लिखा ना जाता तो ये क्रिया न होती। तो जिसके लिए हुई है, जिस पर इफेक्ट पड़ा है, जिसके कारण से हुई है, वो ऑब्जेक्ट होता है क्रिया का। ठीक है, क्रिया का ऑब्जेक्ट होता है, सेंटेंस का भी ऑब्जेक्ट वो ही होगा। तो अगर हम हिंदी के सेंटेंस में देखें, अभी तो आपको समझा दिया मैंने क्या क्रिया होती है, क्या करता होता है और क्या कर्म होता है। तो अगर हम हिंदी के सेंटेंस में देखें, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ये बातें बच्चों में आपको सारी वीडियोज में बताऊंगी कि क्या स्क्रिप्ट होती है, कैसे किसी भाषा को लिखा जाता है। अभी फ़िलहाल में केवल थोड़ा सा जो समझा रही हूँ उसे समझने की कोशिश करेंगे। हिंदी में अगर हम अगर हम सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं, तो सबसे पहले हम उसके सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके कर्ता को लिखते हैं। कर्ता को ही इंग्लिश में हम सब्जेक्ट बोलते हैं, कर्ता को ही इंग्लिश में हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो हम हिंदी में सबसे पहले उसका कर्ता लिखते हैं, जो भी सेंटेंस का कर्ता होगा हम उसको सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद उस कर्ता का हम कर्म लिखेंगे, या उस कर्ता की जो क्रिया है उसका जो कर्म है वो बीच में आएगा, क्रिया के और अपने कर्ता के बीच में उसका क्रिया का कर्म आएगा। ये तो होती है हिंदी की सेंटेंस की फॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर वर्ब आएगा। अगर कुछ और शब्द बच जाते हैं तो वे लास्ट में जाएंगे। ठीक है, वे इनके बीच में आकर स्थान नहीं लेंगे। अच्छा, इंग्लिश के सेंटेंस में क्या होता है, इंग्लिश के सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले इसी सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। कर्ता की जगह तो वही है, हिंदी और इंग्लिश में कर्ता की जगह सेम रहती है, सब्जेक्ट अपनी जगह पर स्थिर रहता है, वही जगह दोनों में रहती है। असर्टिव सेंटेंस में या अफर्मेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में कर्ता स्टार्टिंग में आता है। उसके बाद लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इंग्लिश में कर्म को बाद में कर दिया जाता है, पहले क्रिया आ जाती है, यानी कि ऑब्जेक्ट को लास्ट में कर दिया जाता है और वर्ब को पहले ले आते हैं। मैंने आपको बताया था क्रिया को, काम को ही इंग्लिश में हम वर्ब कहते हैं। तो हिंदी के सेंटेंस में इसका स्थान तीसरे नंबर पर था, लेकिन इंग्लिश में दूसरे नंबर पर आएगी, ये अपने सब्जेक्ट के पास आएगी। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेशन होती है हर भाषा की, कि कौन से शब्द को किधर लिखना है, उसको लिखने का जो एक स्क्रिप्ट बनाई गई है किसी भाषा को। स्क्रिप्ट जानते हैं आप बच्चों, वो मैं आपको और अच्छे से तो अपनी वीडियो जब बनाऊंगी बेसिक इंग्लिश ग्रामर की तब आपको समझाऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको स्क्रिप्ट बता देती हूँ। स्क्रिप्ट क्या होती है बच्चों, हम किसी भाषा को दर्शाने के लिए
जिन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उसे हम उसका स्क्रिप्ट कहते हैं, उसकी लिपि कहते हैं। जैसे आपको पता है हिंदी भाषा को लिखने की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। जैसे हमने यहाँ पे ये सेंटेंस जो लिखा है, हम गाना गाते, इसमें जो ये वर्ड बना हम, इसमें एक तो वर्ण आया हमारा ह और दूसरा वर्ण आया हमारा म। तो ह और म ये ऐसे ही क्यों बने? हमने इनको ऐसे क्यों नहीं लिखा हिंदी में? ये ही क्या होता है, यही स्क्रिप्ट होता है किसी भाषा की। भाई हिंदी की बनावटी हमने ये वाली चुनी और इंग्लिश की बनावटी हमने एच की ये वाली चुनी। तो ये जो बनावट होती है किसी भी भाषा के लेटर्स को लिखने के लिए, जो बनावट चुनी गई कि ये अक्षर ऐसे बनेगा इस भाषा में, तभी ये हिंदी भाषा कहलाई जाएगी। अगर हम इस वर्ण को इस तरह से बनाएंगे, ये ऐसे बनाएंगे, तो ये हिंदी भाषा है। अगर हम इसको ही ऐसे लिख देंगे तो ये इंग्लिश भाषा है। तो किसी भाषा को लिखने के लिए जो ध्वनि चिन्हों का निर्धारण किया गया है कि ये कैसे बनेंगे, उनकी बनावट का जो निर्धारण किया गया है कि इनकी बनावट कैसे होगी ध्वनि चिन्हों की, उसे हम स्क्रिप्ट बोलते हैं। ये तो हो गई स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट से हमने अक्षर बनाए, उनको मिलाकर हमने शब्द बनाए। अब उन शब्द को हम एक सेंटेंस में कहाँ कौन सा स्थान दे रहे हैं, भाषा के अकॉर्डिंग वो ही ट्रांसलेशन होता है। कि किसी भाषा में अगर हम एक सेंटेंस की स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो हम उसके सब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, उसकी वर्ब को कहाँ रखेंगे, उसके ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। कि हम एक भाषा में अगर ये शब्द इस तरह से आए हैं और हमें दूसरी भाषा में कन्वर्ट करना है, अगर हमें एक भाषा से दूसरी भाषा को कन्वर्ट करना है तो हम उन वर्ड्स को किस तरह से फॉर्मेशन करेंगे उनकी, उसी को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। लेकिन ज़रूरी क्या है कि पहले हमें वो किसी भाषा में दिए हुए हो और हम तब उसे दूसरी भाषा में जो कन्वर्ट कर रहे हैं उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, जब पहले कोई और भाषा दी गई हो और हमें कहा गया हो आप इसको इस भाषा में बदल दीजिए, हिंदी को इंग्लिश में बदल दीजिए या इंग्लिश को हिंदी में बदल दीजिए, उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। जब एक भाषा से दूसरी भाषा को बदला जाता है वो ट्रांसलेशन कहलाता है। आज हम सीखेंगे हिंदी से इंग्लिश की ट्रांसलेशन या इंग्लिश से हिंदी की ट्रांसलेशन कैसे की जाती है। तो उसमें सबसे पहले जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक ले रहे हैं यूज ऑफ लिंकिंग वर्ब। अगर हम हिंदी से इंग्लिश बना रहे हैं तो हम लिंकिंग वर्ब को कैसे यूज करेंगे इंग्लिश में, वो आज आप सीखेंगे। देखिए लिंकिंग वर्ब होती क्या है। सबसे पहले हमें लिंकिंग वर्ब का ही मीनिंग क्लियर हो जाना चाहिए कि लिंकिंग वर्ब क्या होती है। देखेंगे, अ लिंकिंग वर्ब इज यूज टू री आइडेंटिफाई और टू डिस्क्राइब इट्स सब्जेक्ट। देखिए क्या कह रहे हैं कि लिंकिंग वर्ब इसलिए यूज होती है, लिंकिंग वर्ब को हम इसलिए यूज करते ताकि हम दोबारा से क्या कर सके, पहचान कर सके, फिर से पहचान कराई जा सके या अच्छी तरह से पहचान कराई जा सके या उसकी जो अलग पहचान है वो कराई जा सके, या फिर उसका जो सब्जेक्ट है, जो लिंकिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है, लिंकिंग वर्ब यानी कि उस क्रिया का जो कर्ता है, उस लिंकिंग वर्ब का जो कर्ता है उसको जो डिस्क्राइब करती है वो उसकी लिंकिंग वर्ब होती है। अगर कर्ता को कोई वर्ब डिस्क्राइब करने के लिए आई है, डिस्क्राइब करने का काम करने के लिए आई है, तो वो उसकी लिंकिंग वर्ब कहलाती है। देखिए बच्चों, पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ब 6 प्रकार की होती है, उनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। आप बिल्कुल पेशेंस रखिए, घबराइए नहीं, आपको सब कुछ क्लियर होगा। फिलहाल इस वीडियो में जो समझा रही हूँ वो क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, 6 तरह की वर्ब होती है। एक तो होती है फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट, और दूसरी जो होती है इसी में हम अगर नॉन लगा दे, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। तीसरी वर्ब जो होती है वे आपकी एक्शन वर्ब होती है। चौथी वर्ब जो होती है वे आपकी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब। और जो आपकी 5वीं वर्ब होती है वो आपकी मोडाल्स होती है। ठीक है, और लिंकिंग वर्ब आप पढ़ ही रहे हैं, तो इस तरह से आपकी 6 तरह की वर्ब होती है। ठीक है, 6 तरह की वर्ब हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी जो है फिलहाल मैं आपको जो ट्रांसलेशन है, हमारा टॉपिक क्योंकि ट्रांसलेशन है, तो ट्रांसलेशन में सबसे पहले हमें लिंकिंग वर्ब का ही प्रयोग करना आना चाहिए।
तो लिंकिंग वर्ब क्या होती है पहले ये समझ लीजिए। वैसे तो मैं इनको आपको वर्ब के साथ भी पढ़ाऊँगी, लेकिन फ़िलहाल इनका इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है क्योंकि ट्रांसलेशन में पहले हमने इन्हीं को लिया है। तो लिंकिंग वर्ब क्या होती है, डिस्क्राइब करती है अपने सब्जेक्ट को या उसकी एक और आइडेंटिटी बताती है कि ये मैं तो हूँ, लेकिन मैं के बारे में भी कुछ ख़ास बात और है कि मैं हूँ क्या, वो भी है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं हूँ तो, लेकिन मैं एक चीज़ और हूँ, मेरा अस्तित्व तो है। ये तो सब्जेक्ट ने बता दिया, लेकिन उस सब्जेक्ट को दोबारा से कुछ और भी उसके बारे में बताना है, कुछ खास और भी है उसके बारे में, तो वो जो बताती है वो उसकी लिंकिंग वर्ब होती है। ठीक है, लिंकिंग वर्ब उसको कनेक्ट कर देती है उसकी आइडेंटिटी से, उसकी जो रियल आइडेंटिटी होती है उससे कनेक्ट करती है कि भाई ये है तो, लेकिन इसकी देखो वास्तविक पहचान इधर रखी है। मैं अभी जोड़ के बताती हूँ दोनों को। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो होती है, जो लिंकिंग वर्ब होती है, ये क्या होती है, ये एक कड़ी होती है, एक जंजीर होती है, एक जोड़ने का काम करने वाली होती है। किसको, अपने सब्जेक्ट को और उसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसको जोड़ने का ये काम करती है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब अपने सब्जेक्ट और अपने ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का काम करती है, इसीलिए इसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। दोनों को आपस में जोड़ देती है लिंकिंग वर्ब। ठीक है, आगे देखिए, अ लिंकिंग वर्ब इज कॉल्ड अ लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब कही जाती है बिकॉज, क्योंकि इट लिंक्स, ही जोड़ देती है, एक कड़ी बन जाती है द सब्जेक्ट की टू अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट को जोड़ देती है किससे, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से। कॉम्प्लीमेंट बच्चों पूरक को बोलते हैं, जो किसी के अर्थ को पूरा कर दे। कोई भी अगर इंसान इनकम्प्लीट है, कोई सेंटेंस इनकम्प्लीट है, उसे जो पूरा करने का काम करता है वो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे मैंने कहा डॉक्टर, लेकिन अभी पूरी आइडेंटिटी नहीं मिली, जैसे मैंने कहा राम, लेकिन राम की पूरी आइडेंटिटी नहीं मिली, उसको जब कह देंगे एक डॉक्टर है, अब पूरी आइडेंटिटी मिल गई कि राम एक डॉक्टर है। तो पूरा किसने किया, डॉक्टर ने राम की आइडेंटिटी को पूर्ण कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तो वो ही उसका पूरक हुआ, जो किसी सब्जेक्ट की आइडेंटिटी को पूरा करता हो वो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है। और सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जो लिंक करती है, जोड़ देती है, वो उनकी लिंकिंग वर्ब होती है। आगे देखिए, यहाँ पर कुछ खास बातें मैंने लिंकिंग वर्ब को लेके बताई है। सबसे पहली बात, अ लिंकिंग वर्ब टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट, ये हमें बताती है कि सब्जेक्ट इज है, सब्जेक्ट क्या है, कि सब्जेक्ट कौन है या सब्जेक्ट क्या है, ये कौन बताती है हमें, लिंकिंग वर्ब। नोट नहीं बताती है, क्या नहीं बताती है, व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, सब्जेक्ट कर क्या रहा है, ये कभी नहीं बताएगी। अगर ध्यान रखना, लिंकिंग वर्ब कभी एक्शन को शो नहीं करेगी, कभी भी काम को शो नहीं करेगी, केवल बताएगी कि ये है, ये है, लेकिन ये नहीं बताएगी कि ये कर क्या रहे। कभी भी वर्ब को शो नहीं करेगी, एक्शन नहीं होगा लिंकिंग वर्ब के साथ, कभी भी काम क्रिया नहीं होगी, वर्ब नहीं होगी। ध्यान रखेंगे, इस पॉइंट को ध्यान में बैठा लेंगे। कभी भी एक्शन को शो करने के लिए लिंकिंग वर्ब नहीं आएगी, कभी भी काम को दर्शाने के लिए लिंकिंग वर्ब नहीं आएगी। केवल किसी की आइडेंटिटी देने के लिए लिंकिंग वर्ब आती है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए लिंकिंग वर्ब आती है। ठीक है, आगे देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, द वर्ड, फ्रेज और क्लोज दैट फॉलोज। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वर्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है वर्ड। फ्रेज क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा क्लियर कर देना आपको सही होगा, क्योंकि जब तक आपको ये क्लियर ही नहीं होंगे तो आप कैसे समझेंगे। फ्रेज क्या होती है बच्चों, वो एक, मान लीजिए अगर मैं कहूँ इन द गार्डन में या बगीचे में, यहाँ पर मैंने कहा इन द गार्डन या बगीचे में, कुछ सेंस तो निकल रहा है, लेकिन पूर्ण सेंस नहीं निकल रहा। ना तो इसका कोई सब्जेक्ट है, ना इसकी कोई वर्ब है, ना तो इसका कोई सब्जेक्ट है, ना ही इसका कोई काम या कोई लिंकिंग वर्ब कोई होना या कुछ दर्शाया ही नहीं जा रहा है, लेकिन सेंस जरूर निकल रहा है कुछ ना कुछ। और किन से मिलकर बना है, 3 वर्ड से मिलकर बना। ऐसा शब्दों का समूह,
शब्दों का ऐसा समूह, शब्द क्या होते हैं, अक्षरों का समूह होते हैं, और शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ तो हो लेकिन न तो उसका सब्जेक्ट हो, ना उसकी कोई वर्ब हो, और उसका पूरा अर्थ भी ना हो, तो उसको हम फ्रेज कहते हैं। ठीक है। तीसरा क्लोज क्या होती है, क्लोज में सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगी। ठीक है, और इसका अपना ऑब्जेक्ट भी होगा, लेकिन फिर भी अपना पूर्ण अर्थ नहीं देगा। इसका सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगी, और कभी कभी ऑब्जेक्ट भी होगा, लेकिन फिर भी अपना पूर्ण अर्थ नहीं देगी क्लोज। ठीक है, ये अपनी मतलब सही सेंस नहीं मिलेगा इसका, हमारा क्लोज का। कभी कभी जो है ठीक ठाक अर्थ मिल भी जाता है, लेकिन पूर्ण वो तब भी नहीं होता। तो क्लोज और सेंटेंस में ये अंतर होता है। वो लगता बिल्कुल सेंटेंस जैसा है, लेकिन वो पूर्ण अर्थ, पूर्ण जानकारी नहीं देता है हमें। ठीक है, तो जब द वर्ड्स, फ्रेज और क्लोज दैट फॉलोज, जो फॉलो करते हैं किसको, अ लिंकिंग वर्ब टू री आइडेंटिटी और डिस्क्राइब द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखिए क्या कहा है कि जब कोई वर्ड या तो कोई वर्ड या कोई फ्रेज अभी आपको बताया वाक्यांश जो पूरा अर्थ नहीं देता है, ना सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होती है। जब कोई शब्द वाक्यांश या क्लोज यानी कि उपवाक्य इसलिए क्योंकि पूर्ण वाक्य नहीं होता, कुछ कमी उसके अंदर रहती है। ठीक है, तो जब कोई शब्द वाक्यांश या क्लोज यानी उपवाक्य क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं एक लिंकिंग वर्ब का। ठीक है, जब कोई वर्ड, शब्द, वाक्यांश या उपवाक्य किसी लिंकिंग वर्ब के साथ चलते हैं, उसको अनुसरण करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, टू री आइडेंटिटी और डिस्क्राइब द सब्जेक्ट इज कॉल्ड, क्या, री आइडेंटिटी। किसके लिए, किसी को री आइडेंटिटी देने के लिए, किसी इंसान को री आइडेंटिटी, एक और आइडेंटिटी देने के लिए, सही पहचान देने के लिए, किसको, सब्जेक्ट को, या फिर सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड चलते हैं, जो फ्रेज चलती है, जो वाक्यांश चलते हैं लिंकिंग वर्ब के पीछे आते हैं, लिंकिंग वर्ब के बाद, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, सब्जेक्ट का पूरक कहते हैं। ये बात तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी कि जब एक सब्जेक्ट होता है और उसके बारे में, यहाँ पे तो मान लिया राम है, यहाँ पे मैंने लिख दिया राम, और यहाँ पे मैंने लिख दिया स्मार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा राम है एक तरफ स्मार्ट है, तो राम तो कंप्लीट जानकारी नहीं है, इसमें अगर मैं स्मार्ट को जोड़ दूँ, लेकिन स्मार्ट ऐसे नहीं जुड़ेगा, स्मार्ट राम से थोड़ी ना, जरूरी थोड़ी ना है राम ही स्मार्ट हो। अगर मैं इसमें इज लगा दूँ तो अभी ये स्मार्ट राम ही हो गया, राम इज स्मार्ट। तो इसने क्या किया, इजने इस राम को और इस स्मार्ट को, दोनों को लिंक कर दिया, आपस में जोड़ दिया। और ये स्मार्ट क्या कर रहा है, इसको आइडेंटिफाई करा है, री आइडेंटिफाई करा रहा है कि राम क्या है, सही आइडेंटिटी क्या है, राम स्मार्ट है। या ये क्या कहलाएगा, जब ये सब्जेक्ट को री आइडेंटिटी दे रहा है या सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, तो वो उसका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, उसका पूरक होता है। आगे देखेंगे, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको समझाने के लिए लिंकिंग वर्ब को। देखिए यहाँ पर है ही, और यहाँ पर है अ मॉन्स्टर, राक्षस, एक राक्षस, वह एक राक्षस, तो वह अलग है, एक राक्षस अलग है। जैसे ही मैंने इसको बीच में रख दिया तो ये दोनों एक हो गई। इसका, इस सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन ये देने लगा, ये वर्ड इसका डिस्क्रिप्शन देने लगा कि मॉन्स्टर कौन है, ही है, कि ही क्या है, एक मॉन्स्टर है, एक राक्षस है। किसने दिया ये वर्णन, ये दिया मॉन्स्टर ने, उसको राक्षस किसने बताया, इस वर्ड ने। इसका डिस्क्रिप्शन किसने दिया, इस वर्ड ने दिया। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट है, और ये इन दोनों को जोड़ने का काम कर रही है, ये इनकी लिंकिंग वर्ब है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल, ही स्टनिंग। अब क्या है, बिल्कुल सन रह गया, मतलब सन, और यहाँ पर लुक्स प्रतीत हुआ या दिखा, वो प्रतीत हुआ कैसा, बिल्कुल जिसको कह सकते हैं हक बक, या बिल्कुल धक्का लगा हुआ, या बिल्कुल जो कह सकते हैं एक तरह से बिल्कुल जो एकदम एक्टिविटी नहीं कर पाता, एकदम शोकाकुल हो जाता है, एकदम जो स्तंभ रह जाता है, स्तब्ध हो जाता है, स्तब्ध हो गया है ना, बिल्कुल सन हो गया। तो ये दोनों को जोड़ा किसने,
इसके बारे में विशेष बात क्या है कि भाई वो ये इसका एडजेक्टिव है। यहाँ पर देखिए मॉन्स्टर क्या होता है, एक नाउन होता है, नाम होता है किसी का। यहाँ पर तो नाउन, देखिए एक बात और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ बच्चों, हमेशा हमेशा ध्यान रखेंगे, बहुत ध्यान से इस बात को सुनना कि हमेशा किसी सब्जेक्ट का ऐसी स्थिति में जब कोई लिंकिंग वर्ब आई हुई हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट, एक सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट, एक सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा हमेशा या तो एक नाउन होगा या तो एक एडजेक्टिव होगा, ठीक है। एडवर्ब कभी भी नहीं होगा, कभी भी अगर एडवर्ब लगा देंगे तो वो गलत होगा अगर कोई एडवर्ब को लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नाउन है इसका कॉम्प्लीमेंट, और दूसरे सेंटेंस में देखिए कि वो शब्द दिखाई दिया, तो ये क्या है, इसका एडजेक्टिव है कि वो क्या है, हक्का बक्का है। तो उसकी विशेष बात क्या है कि वो हक्का बक्का है, उसके बारे में विशेष बात क्या है कि वो हक्का बक्का रह गया या हक्का बक्का है। लुक्स मतलब दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है, प्रतीत हमें हो रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है जिसके बारे में हम बात करें। ध्यान रखना, एक्शन नहीं होगा, काम नहीं होगा। ये जो लुक है ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, वैसे इसका मीनिंग यहाँ पर इज के सेंस में है। ही इज स्टनिंग, वो क्या है, वो स्तब्ध है, वो बिल्कुल एकदम हकबक है, वो हकबक है, हक्का बक्का है, ठीक है। या वो जैसे किसी को हम कह देते हैं जैसे शोक्ड, शोक्ड जो शोक हो जाता है ना, एकदम धक्का लगता है, वो धक्का लगा हुआ है ना। आगे देखेंगे और एग्जाम्पल है यहाँ पर, ही सीम्स ड्रंक, क्या वह प्रतीत होता है पिया हुआ, ड्रंक थर्ड फॉर्म आई है। थर्ड फॉर्म ध्यान रखना बच्चों, ये भी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। थर्ड फॉर्म एक एडजेक्टिव फॉर्म में भी आती है। जब हम किसी, मैं आपको ये सिखाऊंगी कि एक पार्ट ऑफ स्पीच को हम अदर पार्ट ऑफ स्पीच में, अंदर पार्ट ऑफ स्पीच में कैसे बदलते हैं। हम एक नाउन को वर्ब कैसे बना सकते हैं, वर्ब को नाउन कैसे बना सकते हैं। जैसे ड्रंक तो थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की, तो ये एडजेक्टिव कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी। ध्यान रखना, जो थर्ड फॉर्म होती है वो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल के रूप में भी आती है, और जब वो पास्ट पार्टिसिपल होती है तो वो हमेशा एक एडजेक्टिव का काम करती है। तो यहाँ पर जो ये वर्ब काम कर रही है, ये वर्ब नहीं है बल्कि एक एडजेक्टिव है, ये न कि कोई वर्ब है, ठीक है। तो ही सीम्स, वो प्रतीत हुआ कैसा, पिया हुआ, हमें प्रतीत हुआ, वह कुछ काम नहीं कर रहा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो तो कुछ काम नहीं कर रहा, हमें तो प्रतीत हो रहा है, हमारे दिमाग को तो ऐसा लग रहा है दिमाग हमारा ही तो एक्टिव है, उसका तो एक्टिव नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो क्रिया यहाँ पर नहीं हुई। ये सीम्स जो है इज के सेंस में आया कि ही इज ड्रंक, वो पिए हुए है, इस सेंस में यहाँ पर ये आया है। अगला सेंटेंस देखिए, द सूप टेस्ट टू गार्लिकी टू ईट। देखिए कि जो सूप है, जो सूप है, सूप आप सभी जानते होंगे, उसका स्वाद है या वो स्वाद देता है टू गार्लिकी, टू गार्लिकी बहुत ज़्यादा, टू मीन्स बहुत अधिक, गार्लिकी लहसुन वाला, टू ईट खाने में। देखिए यहाँ पर ईट भी एक वर्ब नहीं है, मैं आपको नॉन फाइनाइट वर्ब जब पढ़ाऊँगी तब ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ईट यहाँ पर क्या है, ये एक इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव भी आपको मैं बता दूंगी क्या होता है, लेकिन ये वर्ब नहीं है क्योंकि हम लिंकिंग वर्ब पढ़ रहे हैं और लिंकिंग वर्ब में तो क्रिया होनी ही नहीं है, काम कैसे हो जाएगा, ठीक है। इसका पता आप कैसे लगा लेंगे। देखिए सूप जो है सब्जेक्ट है, ठीक है, सूप क्या है, सब्जेक्ट है, और ईट क्या है, वर्ब है। क्या ये सूप इसे किसी चीज़ को खा रहा है, सूप क्या किसी चीज़ को खा रहा है, तो जब वो खा नहीं सकता है तो क्रिया तो यहाँ पर हुई नहीं, हुई तो नहीं। क्रिया तभी तो होगी जब उसका कर्ता उसे करेगा, कर्ता करेगा तो ही क्रिया होगी ना, तो यहाँ पर क्रिया तो नहीं हो रही है, तो ईट कोई क्रिया तो नहीं है। तो द सूप जो है, जो सूप है टेस्ट, स्वाद देता है, कैसा, जब हम खाते हैं खाने में बिल्कुल लहसुन जैसा टेस्ट देता है, बहुत अधिक लहसुन वाला टेस्ट देता है सूप, जब उसे खाते हैं, ठीक है, खाने में लहसुन वाला टेस्ट देता है सूप। तो क्या सूप कोई चीज़ पकड़ा रहा है, यहाँ पे जो टेस्ट है, क्या टेस्ट पकड़ा रहा है, क्या टेस्ट आता है, क्या टेस्ट देता है, वो लो ये पकड़ो ये रहा टेस्ट, सूप दे रहा है, क्या काम कर रहा है, वो नहीं। सूप तो निर्जीव चीज़ है, वो कैसे क्रिया कर सकता है, कर ही नहीं सकता। तो टेस्ट यहाँ पर किस सेंस में आया है, इज के, द सूप इज टू गार्लिकी टू ईट, कि सूप क्या है, बहुत ज़्यादा लहसुन, खाने में बहुत ज़्यादा लहसुन वाला है कि सेंस में यहाँ पर क्या आया है, टेस्ट आया है।
तो ये बातें मैं अभी आपको आगे क्लियर करने वाली हूँ कि सीम्स, टेस्ट, ये वर्ब होते हुए भी लिंकिंग वर्ब क्यों मानी जाती है, इनको लिंकिंग वर्ब क्यों कहते हैं, है ना। तो अभी आप बिल्कुल पैनिक नहीं होंगे, अच्छे से समझते हुए चलेंगे जो मैं आपको समझा रही हूँ। आगे देखिए, हिज प्रपोजल इज मैडनेस। क्या कह रहे हैं कि उसका जो प्रपोजल है वो क्या है, वो बिल्कुल बुद्धिहीन है, बिल्कुल बुद्धिहीन है, मूर्खतापूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर क्या, हिज प्रपोजल, उसका जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव की विशेष बात क्या है कि वो बुद्धिहीन है, मूर्खतापूर्ण है। तो इस वर्ड को इसने डिस्क्राइब किया, प्रपोजल की विशेष बात इसने बताई, विशेष बात क्या है कि वो बुद्धिहीन है। तो ये क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट वर्ड जोड़ने का काम किसने किया, इस वर्ब ने किया, तो इसकी लिंकिंग वर्ब हुई। आई थिंक आपको सारा समझ आ रहा होगा जो भी मैं बता रही हूँ। अच्छा आगे देखिए, जेनी इज अ स्टार ऑफ द फ्यूचर। जेनी है क्या, एक स्टार है, कब का, फ्यूचर का। अब इस सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए जेनी क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए उसे बताया क्या गया है, एक स्टार, स्टार क्या है, जेनी को डिस्क्राइब कर रहा है कि स्टार आने वाला सितारा है, भविष्य का सितारा है। सितारा किसे बताया गया, जेनी को। तो स्टार किसे बताया गया, जेनी को। तो जब जेनी के बारे में कोई वर्ड डिस्क्रिप्शन दे रहा है तो वो उसका क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट हुआ। इज ने इन दोनों को जोड़ दिया तो ये इसकी लिंकिंग वर्ब हुई। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, अब ये समझिए। देखिए स्टार अकेला नहीं है, स्टार के बारे में और भी बातें। स्टार कब का है, स्टार फ्यूचर का है। तो जब स्टार से जुड़े हुए जो वर्ड है वे इसी स्टार वाली स्टार के साथ ही चलेंगे तो ये क्या कहलाती है, फ्रेज कहलाती है। पूरा का पूरा फ्रेज है, स्टार ऑफ द फ्यूचर, ये ही फ्रेज है। देखो यानी कि भविष्य का सितारा। भविष्य का सितारा अर्थ तो है कुछ, लेकिन ना तो इसका सब्जेक्ट है ना ही इसकी वर्ब है। जब ये इसके साथ जुड़े, इन दोनों के साथ, तब इनका पूर्ण अर्थ निकला, तब जाके ये एक सेंटेंस बनी। ठीक है, अदरवाइज ये क्या थे, ये एक फ्रेज थे। तो यहाँ पर ये किसकी फ्रेज है, ये फ्रेज है जेनी की और इज की। और जब ये इनके साथ जुड़ गए तो ये पूरे वाक्य में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, स्टार क्योंकि अकेला नहीं चल सकता था, स्टार की विशेषता भी बतानी थी कि वो फ्यूचर का स्टार है, इसलिए ये क्या है, ये पूरा फ्रेज है। आगे चलिए, अब देखिए लिंकिंग वर्ब होती कितनी तरह की, कितनी तरह से लिंकिंग वर्ब हमारे सामने आ सकती है। देखिए सबसे पहले तो टू बी की फॉर्म में आ सकती है। बी मीन्स होना, बी की मैंने देखो क्लास में आपको कई बार बताया है, बी मूल तो ये वर्ड है, मूल तो ये वर्ड है, लेकिन इसमें से बहुत सारी वर्ब निकल जाती है, बहुत सारी। लेकिन जब हम उनके मूल में जाते हैं, जब हम उनमें कोई परिवर्तन करने जाते हैं तो हमें उनके बेसिक फॉर्म में ही जाना पड़ता है। जैसे इजारम का बेस क्या है, बी। जब हमें किसी, जब आप वो पढ़ते हैं, पार्टिसिपल पढ़ते हैं, तब आपको मैं सिखाती हूँ कि इजारम या वोज वर्ब को हम बीइंग में बदल देते हैं। देखना वहाँ पे जब मैं आपको सिखाऊंगी क्यों बदल देते हैं, क्योंकि जब भी हम उसमें कोई परिवर्तन करने जाते हैं किसी वर्ब में तो हम उसके बेस में ही जाते हैं। और इन सब का बेस क्या होता है, इजारम वोज वर्ब का बी वर्ब होती है, इसीलिए वो ही बीइंग बनती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बी वर्ब कितनी तरह से हमारे सामने आ सकती है, कितनी सारी बी वर्ब होती है जो हमारे सामने आती है। देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से देखेंगे और समझेंगे। इजारम वोज वर्ब, विल बी, शैल बी, वोज बीइंग, हैज, हैव, हैड, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी, शुड बी, वुड बी, ये और भी वर्ब है जो क्या आती है, बी वर्ब में आती है। ये सब बी वर्ब क्यों मानी गई, जबकि मे, माइट, मस्ट, कुड, वुड ये सब तो मोडाल्स होती है, इनको हमने बी वर्ब क्यों माना यहाँ पर, क्योंकि जब, फिर से ध्यान से सुनेंगे बच्चों, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलेंगे। लिंकिंग वर्ब को बार बार कह रही हूँ, लिंकिंग वर्ब एक्शन नहीं होने देगी, उसका सब्जेक्ट कभी भी क्रिया नहीं करेगा। लिंकिंग वर्ब का सब्जेक्ट कभी भी क्रिया नहीं करेगा। जब लिंकिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्रिया नहीं करेगा तो ये किस लिए आएंगी, ये केवल उसका डिस्क्रिप्शन देने के लिए आएंगी। जब ये सारी वर्ब कोई क्रिया के साथ ना आके किसी सब्जेक्ट का आगे डिस्क्रिप्शन देने के लिए उन दोनों को कनेक्ट कर रही हो,
कॉम्प्लीमेंट को और सब्जेक्ट को कनेक्ट कर रही हो। किसी सब्जेक्ट का आगे जो कॉम्प्लीमेंट दिया है, डिस्क्रिप्शन दिया, उन दोनों को जोड़ दे ताकि वो एक सेंटेंस बन जाए, उसलिए ये वर्ब आती है। तो ये सारी उस टाइम पे लिंकिंग वर्ब हो जाती है, क्योंकि अपने साथ कोई एक्शन लिए हुए नहीं होती, कोई काम उस सेंटेंस के अंदर नहीं होगा जब ये सारी की सारी लिंकिंग वर्ब की तरह काम करती होंगी। और जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती होंगी या मोडाल्स की तरह काम करती होंगी, तो इन्हें एक वर्ब, एक काम चाहिएगा, कुछ काम सेंटेंस के अंदर ज़रूर हो रहा होगा, उसका सब्जेक्ट कोई क्रिया ज़रूर कर रहा होगा, उसकी बॉडी का कोई पार्ट जरूर मोमेंट में होगा, एक्शन में होगा, तभी क्या होगा, उस सेंटेंस के अंदर ये हेल्पिंग वर्ब या मोडाल्स के रूप में आएंगी। आई थिंक यू गॉट इट परफेक्टली। आगे देखिए, यहाँ पर इनको हम यूज कैसे करते हैं बी वर्ब को सेंटेंस के अंदर। मैंने आपको सारे रूल्स दिए हैं और एग्जाम्पल्स दिए, देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ढूंढ निकालेंगे कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, फिर उसके टेंस के अकॉर्डिंग। देखिए, टेंस तो हो गई, क्रिया काल तो होगा ही कि भाई बीते हुए समय में ऐसा हुआ करता था वो इंसान, या अब ऐसा है, काल तो चले गई, लेकिन एक्शन नहीं होगा काल के अंदर। समझ रहे हैं आप? टेंस तो होंगे, प्रेजेंट भी होगा, पास्ट भी होगा, फ्यूचर भी होगा, लेकिन उनमें वर्ब नहीं होगी, काम नहीं होगा। ना प्रेजेंट में कोई काम होगा, ना पास्ट में कोई काम हुआ होगा, ना फ्यूचर में ही कोई काम होने की संभावना होगी। केवल और केवल डिस्क्रिप्शन होगा। पास्ट में डिस्क्रिप्शन था, प्रेजेंट में डिस्क्रिप्शन है और फ्यूचर में डिस्क्रिप्शन दिया जाने की संभावना होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे इनमें से कोई सी एक बी वर्ब रख लेंगे जो सूटेबल होगी, जो हिंदी के अनुसार जिसकी रिक्वायरमेंट होगी, उसको हम यहाँ पर बी वर्ब का स्थान दे देंगे, इनमें से जो भी सूटेबल होगी। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन है, कॉम्प्लीमेंट है, उसको हम यहाँ पर पूरा का पूरा लिख देंगे। जैसे कि मैंने वो सेंटेंस बताया था, जेनी इज फ्यूचर स्टार ऑफ फ्यूचर, है ना, स्टार ऑफ द फ्यूचर। तो सब्जेक्ट कौन हुई? जेनी हुई। उसके बाद है फ्यूचर की स्टार है, तो है के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? और जेनी एक है तो क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? स्टार है फ्यूचर की, वो सारा बाद में चला गया था। अब और अच्छे से आप यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ लेंगे। जैसे कहा लॉयर्स वर चिल्ड्रेन के वकील भी क्या रहे हैं? चिल्ड्रन रहे हैं, बच्चे रहे हैं। वंस कभी वकील भी बच्चे रहे हैं, या वकील भी बच्चे थे, वकील भी थे। वकीलों का डिस्क्रिप्शन क्या है कि वे कभी बच्चे, और जोड़ किसने दिया? थे ने, क्योंकि थे शब्द आया है और वकील बहुत सारे हैं, इसलिए वर का प्रयोग हुआ। इज का प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि एक नहीं है, आर का प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि प्रेजेंट टेंस नहीं है, कैन का प्रयोग नहीं है क्योंकि कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई गई है, कोई एबिलिटी, कोई कैपेसिटी नहीं दिखाई गई है, और पॉसिबिलिटी मे माइट से दिखाई जाती है, और कोई भी नेसेसिटी मस्ट से दिखाई जाती है। तो नेसेसिटी भी नहीं है, पॉसिबिलिटी भी नहीं है, एबिलिटी भी नहीं है, और प्रेजेंट भी नहीं है, केवल पास्ट है, इसलिए, और वो भी प्लूरल के सेंस में पास्ट है, इसलिए हमने वर का प्रयोग किया। दूसरा एग्जाम्पल इसी का ही देख लेंगे हम, अफर्मेटिव का। दूसरे में क्या दिया है? दूसरे सेंटेंस में दिया हुआ है वी आर बीइंग नॉइजी, वी आर हम है, बीइंग रह चुके, हम रहे हैं, नॉइजी हमने क्रिया कोई नहीं करी, हम बहुत जो है परेशान करने वाले रहे, हम बहुत शरारती रहे हैं, लेकिन हमने अपनी कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई है कि हम ये कर रहे हैं, कूद रहे, शरारती रहे हैं, या हमने शरारत करी नहीं है, शरारत करना नहीं बताया, हम शरारती रहे हैं। ये उनका क्या बताया? एडजेक्टिव बताया है, कोई वर्ब नहीं बताई है। तो वी को डिस्क्राइब क्या कर रहा है? नॉइजी कर रहा है, और इसको जोड़ किसने दिया है? आर बीइंग ने। आर बीइंग मतलब आर बीइंग, आर है और बीइंग होना, हम रहे हैं, रहे के सेंस में बीइंग और है के सेंस में आर, वी के अकॉर्डिंग आर। रहे के सेंस में जब रहे शब्द आया हुआ हो तो हम बीइंग का प्रयोग या बीइंग का प्रयोग करते हैं, BEEN बीन या BEING बीइंग। अगर हम
इज आर एम या वोज वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। अगर हम हैड, हैव, हैज का प्रयोग करें तो हम बीन लगाएंगे रहने के सेंस में। आई थिंक आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, फिर से वही बी वर्ब होगी। अब हमें नो या नोट लिख देंगे। अगर नहीं आया होगा तो हम नोट लगाएंगे, अगर बिल्कुल नहीं आया होगा, बिल्कुल के साथ नहीं, तो हम नो लगाएंगे और फिर हमारा वही कॉम्प्लीमेंट। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, आई हैड नोट अ हाउस, कि मेरा कोई घर नहीं है, मेरे पास कोई घर नहीं है। काम तो कुछ नहीं कर रहा मैं, बस कोई चीज़ होना ना होना बताया जा रहा है मेरे पास। तो क्या है, हैड लिंकिंग वर्ब है। ये हैड क्या है, लिंकिंग वर्ब है। किसको जोड़ रहा है, हाउस को और मैं को, आपस में संबंध बता रहा है दोनों का। दोनों के संबंध बताने के लिए किसका प्रयोग किया गया, हैड को, वरना ये दोनों अलग अलग थे। जोड़ किसने दिया, हैड ने। लेकिन एक्शन नहीं हो रहा है, आई कोई काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। अगर आप कहने लगो कि आई कोई काम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, इसलिए हैड एक लिंकिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, हैड आजकल मॉडल इंग्लिश में क्या होने लगा है, ये एक मेन वर्ब के रूप में भी आने लगी है। खाना खाने के सेंस में, कुछ लेने के सेंस में, बैठने के सेंस में भी हैड का प्रयोग होने लगा है, हैज का प्रयोग होने लगा है, हैव का प्रयोग होने लगा है। ठीक है, वो भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी जब आगे वीडियोज बनाऊंगी। जहाँ जहाँ ये चीज़ें दिखेंगी मैं आपको बताते हुए चलूँगी। आगे देखिए दूसरा एग्जाम्पल, दे विल नॉट बी इन द ऑफिस। दे, वे, विल नॉट बी, नहीं होंगे। बी मीन्स होना। ठीक है। और विल गागीगे के लिए आया। इन द ऑफिस, ऑफिस में, वे ऑफिस में नहीं रहे होंगे, वे ऑफिस में नहीं रहे होंगे। तो रहे के सेंस में बी और होंगे के सेंस में बी, विल। ठीक है, तो यहाँ पर दे के साथ विल। आपको पता है फ्यूचर में बच्चों को बता दिया गया होगा आपको, क्योंकि आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, कि आई और वी के साथ क्या आता है, सेल आता है। बाकी सभी के साथ क्या आता है, विल आता है। और ये भी आपको, क्योंकि अब आप 12th में आ गए हैं तो 11th में ये भी बात बताई गई होगी, 10th में भी बताई गई होगी, 9th में भी, कि जब हम किसी नेसेसिटी को, किसी काम की ज़रूरत को, जब हम कोई काम बहुत नेसेसरी बता देते हैं या उसकी अनिवार्यता को दर्शाते हैं या कोई डिटर्मिनेशन कर लेते हैं या हमारी कोई बाध्यता होती है, मजबूरी होती है, तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को इनमें उल्टा कर देते हैं। आई और वी के साथ तो विल कर देते हैं और बाकी सभी के साथ सेल कर देते हैं। ये बात तो खैर आपको मैम ने बताई होगी। आगे देखिए, अच्छा, दे विल नॉट बी इन द ऑफिस। देखिए, दे अलग था और ऑफिस अलग था। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें इनमें इंक्लूड हुई तो इन्होंने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया, इसका और इसका संबंध बना दिया। तो ये क्या हुई, लिंकिंग वर्ब हुई। लिंकिंग वर्ब ही क्यों हुई, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं हुई, क्योंकि काम तो कुछ हो ही नहीं रहा, बस उनका होना ना होना बताया जा रहा है, तो लिंकिंग वर्ब है इसलिए। इंट्रोगेटिव का नियम देख लेंगे। इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, आपको बहुत अच्छे से बताया गया होगा। एक तो इंट्रोगेटिव वे होते हैं जो येस नो टाइप होते हैं। इनको येस नो टाइप क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका आंसर हम हमेशा या तो यस में देंगे या तो नो में देंगे। हिंदी में ये सेंटेंस हमेशा क्या होते हैं, क्या से स्टार्टिंग होती है इनकी, हमेशा क्या शब्द इनकी स्टार्टिंग में आता है, इनकी स्टार्टिंग ही क्या से होती है। इंग्लिश में इनकी जो स्टार्टिंग होती है वो वर्ब से होती है। हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं, मेन वर्ब कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहे उनसे इनकी स्टार्टिंग होती है। और जब हम इनका आंसर देते हैं तो हमेशा येस या नो हम ज़रूर लगाते हैं, इसलिए इन सेंटेंस को हम येस नो टाइप कहते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे पहला ही एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर आपके ऊपर अप्लाई किया जाए इसको, हैव यू नो टाइम फॉर योर पेरेंट्स। हैव यू नो टाइम, क्या तुम्हारे पास बिल्कुल समय नहीं है। मैंने बताया नो का सेंस क्या होता है, बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हारे पास बिल्कुल समय नहीं है, क्या तुम बिल्कुल समय नहीं रखते हो फॉर योर पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए। क्या तुम्हारे पास अपने माता पिता के लिए बिल्कुल समय नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये अगर हमें उत्तर देना हुआ इसका तो हम क्या कहेंगे, नहीं ऐसा तो नहीं है, या ये कहेंगे हाँ मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। तो नहीं या हाँ हम जरूर लगाएंगे इन सेंटेंस में जवाब देने के लिए, इसलिए इनको हम येस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। येस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि ये ऐसे क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर हमें येस नो लगाकर ही देना पड़ता है, हाँ नहीं लगाकर ही देना पड़ता है। देखिए इनको हम कैसे बनाएंगे।
इसका यहाँ पर आपको मैंने रूल दिया है, सबसे पहले हम बी वर्ब ढूंढ लेंगे टेंस के अकॉर्डिंग। अगर मैं कहने लगूँ क्या तुम पागल हो, क्या तुम पागल हो, तो हो के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, इज आर एम में से, वोज वर्ब में से, हैज हैव में से क्या आएगा, इज या आर या एम, क्योंकि तुम हो तो तुम के साथ आर आएगा, तो हम स्टार्टिंग में ही उस इज आर एम को रख लेंगे जो भी आएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका सब्जेक्ट ढूंढ निकालेंगे कि किसके बारे में बात हो रही है, फिर हम उस कॉम्प्लीमेंट को लिखेंगे जो उस सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन देता है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लेंगे। देखिए, हैव यू नो टाइम फॉर योर पेरेंट्स, क्या कह रहे हैं, हैव यू क्या नहीं है तुम्हारे पास बिल्कुल भी समय अपने माँ बाप के लिए। देखिए, क्या आपको इस सेंटेंस में कोई काम दिखाई दे रहा है कि तुम कोई काम कर रहा है क्या, तुम कोई काम कर रहा है क्या, नहीं, बस उससे कोई बात पूछी जा रही है, उसके पास कुछ होना ना होना पता किया जा रहा है, काम तो कुछ नहीं किया बताया जा रहा है उसका। तो ये क्या है, ये एक लिंकिंग वर्ब वाला सेंटेंस है, न कि एक मेन वर्ब वाला, न कि एक एक्शन वर्ड वाला सेंटेंस, ठीक है। ये क्या है, लिंकिंग वर्ब वाला है, क्योंकि काम कुछ भी नहीं हो रहा है। अगला सेंटेंस देखिए, हैव यू बीन थ्रू द सफरिंग्स, हैव यू बीन, क्या तुम रहे हो या क्या तुम हो चुके हो, या तुम रहकर आ चुके हो, रहकर आ चुके, रह चुके हो, क्या तुम रह चुके हो थ्रू द सफरिंग, सफरिंग में से, या क्या तुम बीमार हो चुके हो, क्या तुम बीमारी को झेल चुके हो। तो काम तो कुछ नहीं किया उसने, या उसने कोई काम किया है, उसने कोई काम नहीं किया है, केवल उसके बारे में बता रहे, क्या तुम बीमार हुए हो क्या, या बीमार करने में उसने कोई काम भी किया है, उसके शरीर को पीड़ा हुई है किस चीज़ से, किसी बीमारी से, उसका शरीर एक्टिव नहीं हुआ, उसके ऊपर तो कोई और प्रेशर आ गया, यानी कि इसमें कोई काम उसने नहीं किया। यू ने तो कोई काम नहीं किया, यू की बॉडी ने कोई काम नहीं किया, उसकी बॉडी ने तो कोई परेशानी झेली है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एक्शन उसकी बॉडी ने नहीं किया, ठीक है। तो बीमार होना कोई काम नहीं है। अब यहाँ पर एक विशेष नोट देखिए बच्चों, क्या दिया गया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर हमें नोट या नो लगाना हो तो हम क्या लगाएंगे, नोट को कहाँ प्रयोग करेंगे, हम नोट को हमेशा हम कहाँ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, या फिर अगर हम उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं तब तो हम उनके साथ ही लगाएंगे, जो भी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दी है उनके साथ ही लगाएंगे, चाहे किसी भी टेंस में, किसी भी एक्शन वर्ड वाले में, किसी भी लिंकिंग वर्ब वाले सेंटेंस में आप पढ़ेंगे, अगर आप उसे शॉर्ट फॉर्म में लगा रहे हैं तो जहाँ उसकी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है उसको वही नोट को हम एडजस्ट करेंगे। लेकिन अगर हम शॉर्ट फॉर्म में प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो हम उसे कहाँ प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद करेंगे, जैसे कि इस सेंटेंस में दिया हुआ है, शी विल नॉट बी इन आगरा टुमारो, कि कल वह आगरा में नहीं होगी, काम तो कुछ नहीं करेगी, बस होना ना होना पाया जा रहा है, तो कल वो आगरा में नहीं होगी। ये क्या है, ये एक लिंकिंग वर्ब वाला सेंटेंस है, एक बी वर्ब वाला सेंटेंस है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे देखिए और कौन कौन सी लिंकिंग वर्ब होती है। हम जो हमारे 5 सेंस होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स आपको पता है कौन कौन सी होती है, आइज, नोज, हमारी टंग, हमारे ईयर और हमारी स्किन, ये हमारी सेंस ऑर्गन्स होती है। अगर इनसे रिलेटेड वर्ड है कौन कौन से, देखें यहाँ पर, फील किससे करते हैं, हम अपनी स्किन से, ठीक है, गर्म ठंडा जो भी हम फील करते हैं हम अपनी स्किन से करते हैं। तो फील वर्ड जो आएगा ये किसके लिए आएगा, ये लिंकिंग वर्ब के लिए आएगा। लुक अगर आ रहा है तो ये भी क्या आएगा, ये लिंकिंग वर्ब के रूप में, मतलब ये वर्ड आ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये एक्शन वर्ड में नहीं आएंगे, एक्शन के रूप में भी आ सकते हैं और ये लिंकिंग वर्ब के रूप में भी आ सकते हैं। ये एक लिंकिंग वर्ब का भी काम कर सकते हैं और ये एक्शन वर्ब का भी। ये हम कैसे पता करेंगे, ये हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देख के पता करेंगे, जो मैं अब आपका क्लियर करूँगी, आप अच्छे से इन चीज़ों को समझ लेंगे। आगे देखिए, स्मेल भी दोनों सेंस में आ सकता है, एक्शन दिखाने के लिए भी स्मेल का प्रयोग कर सकते हैं हम, और एक लिंकिंग वर्ब की तरह भी हमारा स्मेल आ सकता है। आगे देखिए, साउंड भी, ठीक है, साउंड भी किससे सुनते हैं, हम कानों से सुनते हैं, तो ये भी क्या हो सकता है, ये एक एक्शन वर्ब की तरह भी आ सकता है, लिंकिंग वर्ब की तरह भी। ऐसे ही हमारे टेस्ट किससे करते हैं, टंग से करते हैं, सेंस ऑर्गन है, तो ये भी एक एक्शन की तरह भी आ सकता है और ये एक किसकी तरह भी आ सकता है, ये एक लिंकिंग वर्ब की तरह भी आ सकता है। अब इनके एग्जाम्पल देख लेंगे। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, हिज स्वेटर फील्स इची, उसका जो स्वेटर है वो ऐसे फील कराता है, इची मतलब यानी कि खुजली सी होती है, उसका जो स्वेटर है वो खुजली महसूस कराता है। तो यहाँ पर फील्स किसके सेंस में आया है, इज के सेंस में आया है, कि ये जो आएंगे ध्यान रखना, ये इज आर एम वोजवर के सेंस में हमेशा आएंगे, जो ये आएंगे ये शब्द हमेशा इज आर एम या वो इनकी जगह हम इनको हटाकर
हाँ, इनको हम रिप्लेस किससे कर सकते हैं, इज आर एम या वॉज वर्ब से रिप्लेस कर सकते हैं। तब अगर हम कर सकते हैं तो ये क्या है, ये एक लिंकिंग वर्ब है। अगर नहीं कर सकते हैं तो ये एक एक्शन वर्ब है, जब ये किसी एक्शन को शो कर रहे हो। यहाँ पे किसी एक्शन को शो नहीं कर रहे। या स्वेटर कोई काम करता है, बताओ करता है क्या स्वेटर कोई काम, नहीं करता। तो स्वेटर फील थोड़ी करता है, किसी चीज़ को कर लेता है क्या, उसके अंदर इतने जान होती है जो फील करेगा। तो ये इज के सेंस में आया है कि स्वेटर क्या है, उसका खुजली वाला है, उसका स्वेटर जो है खुजली वाला है। ये महसूस कराने का मतलब इज से है, ठीक है। दूसरा देखिए, द स्कल्पचर लुक्स स्ट्रेंज। जो स्कल्पचर है, जो वास्तुशास्त्र है ना, जो वास्तुकला है, जो वास्तुकला है वो दिखाई देती है स्ट्रेंज यानी कि अजीब सी, वो अजीब सी दिखाई देती है। जो इसका वास्तुकला है ये अजीब सी दिखाई देती है, इसका शिल्प है ये अलग सा दिखाई देता है, ठीक है, अजीब सा दिखाई देता है। तो लुक्स क्या, ये दिखना, क्या ये दिख सकता है, क्या ये ऐसी चीज़ है जो देख सकता है, प्रतीत हो सकता है। तो क्या ये इज के सेंस में आया है, इज के सेंस में आया है, ठीक है। क्योंकि स्कल्पचर जो है देखता थोड़ी ना है, देखता है क्या, बताइए, क्या उसके अंदर जान होती है, नहीं होती है। केवल इज के सेंस में इसको दिखाया गया है कि स्कल्पचर जो है क्या है, एक अजीब सा है, या दिखता है या देखता है थोड़ी ना आएगा, या उसका मतलब हमें प्रतीत होता है। कोई चीज़ प्रतीत थोड़ी ना होगी, ऐसी कोई चीज़ हमें प्रतीत थोड़ी ना होगी उससे कि भाई उसके भावों से हमें प्रतीत हो रही है। स्कल्पचर का कोई भाव है, आज ऐसा दिख रहा है, कल ऐसा दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये इज के सेंस में है। द डिनर स्मेल्स वंडरफुल। डिनर सुगंध देता है, क्या डिनर सुगंध देगा, क्या वो मतलब ऐसे पकड़ा रहे लो ये रही सुगंध, तो वो तो एक निर्जीव चीज़ है, दे ही नहीं सकता। यानी कि इज के सेंस में है कि डिनर की जो स्मेल है वो क्या है, डिनर जो है वो वंडरफुल है, उसकी स्मेल से पता चल रहा है कि वंडरफुल है, तो स्मेल इज के सेंस में आया है। आगे भी ऐसे ही है, द डोरबेल साउंड्स ब्रोकन, कि डोरबेल आवाज़ देती है या डोरबेल की आवाज़ है कैसी, टूटी हुई। तो डोरबेल इज ब्रोकन यानी कि डोरबेल टूटी हुई है, यानी कि साउंड इज के सेंस में आया है। द सूप टेस्ट डिलीशियस, कि सूप का टेस्ट देता है डिलीशियस, टेस्ट यानी कि इज के सेंस में है। सूप इज डिलीशियस यानी कि सूप क्या है, डिलीशियस है। यहाँ पर ये किसके सेंस में आते हैं, हमेशा ध्यान रखना, इज आर एम या वॉज वर्ब के सेंस में आते हैं। आगे देखिए, कुछ वर्ब ऐसी होती है जो किसी अवस्था को, होने की अवस्था को बताएंगे कि ऐसा है, वैसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। प्रतीत होने को या किसी चीज़ के होने को, एग्जिस्ट होने को बताते हैं कि ये है, ये अस्तित्व में है। इस चीज़ को जो दर्शाती है वे भी लिंकिंग वर्ब में आती है, अगर वे इस तरह से दर्शाती है, किसी चीज़ के होने को दर्शाती है, न कि क्रिया के घटने को दर्शाए, तब वे क्या होंगी, वे लिंकिंग वर्ब होंगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, ये वर्ब दिए यहाँ पर एक्ट, ग्रो, स्टे, अपीयर, प्रो, टर्न, ठीक है, बिकम, रिमेन, ये सब वर्ब जो है जैसे गेट और अदर और भी सारे वर्ड जो होने को, होने के सेंस में आए और होने को दर्शाए भी, ठीक है, वे क्या होंगे, लिंकिंग, न कि किसी एक्शन को दर्शाए। एक्शन को कभी नहीं दर्शाएंगे, ध्यान रखेंगे। जैसे देखिए पहला सेंटेंस है एग्जाम्पल में, दे बिकम एंग्री एट मी, दे बिकम, वे हो गए, एंग्री एट मी, मेरे ऊपर गुस्सा, वे मेरे ऊपर गुस्सा हो गए, या यानी कि वे मुझसे नाराज हो गए, वे मुझसे नाराज हो गए। तो आगे देखिए, ही सीम्स ड्रंक, वो प्रतीत होता है पिया हुआ। तो यहाँ पर प्रतीत होना, दिखाई देना, यहाँ पर भी एक तरह से दिखाई देना ही है इसका मतलब, प्रतीत हुए, वे बदल गए, ऐसा थोड़ी ना कि उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर लिया अपने आप को या शरीर धारण कर लिया। तो यहाँ पर क्या है, ये केवल इज के सेंस में आया, यानी कि वे क्या है, दे के साथ आ रहेगा, वे क्या है, गुस्सा है मुझसे, मुझसे गुस्सा है। उनकी मतलब क्या डिस्क्रिप्शन दिया, उनका गुस्सा होने का डिस्क्रिप्शन दिया, और किसके द्वारा जोड़ दिया गया, इनको बिकम के द्वारा जोड़ दिया गया इस वर्ड का डिस्क्रिप्शन, क्योंकि ये वर्ड कोई क्रिया को शो नहीं कर रहा है, कोई काम तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो केवल क्या है, इसके डिस्क्रिप्शन को इसके सब्जेक्ट से जोड़ने के लिए बिकम का प्रयोग किया गया, और बिकम यहाँ पर आर के सेंस में है कि ये मुझसे नाराज है। दूसरा सेंटेंस देखिए, यहाँ पर जो है ये पहले भी आ चुका है, सीम्स किसके सेंस में है, इज के सेंस में है या वोज के सेंस में है कि वो पिया हुआ है, प्रतीत ऐसे हो रहा है जैसे पी रखा हो। यू ऑलवेज रिमेन
अनहेल्दी कि तुम क्या हो, सदा ही क्या रहते हो, तुम सदा ही रहते हो कैसे, बीमार, अस्वस्थ रहते हो। तो कोई काम तो नहीं करता, वो काम तो कुछ नहीं करता, बस बीमारी में पड़ा रहता है। तो उसके शरीर का कोई पार्ट एक्टिव दिखा नहीं रखा है। यहाँ पे किसी पार्ट के एक्टिव होने की बात की गई है, नहीं की गई है। यानी कि वो क्या है, वो केवल जो है ये रिमेन वर्ड जो है इनको लिंक करने के लिए आया गया है, इसलिए एक लिंकिंग वर्ब है। और ये इज के सेंस में आई है, या आर के सेंस में आई है, या वो वर के सेंस में आई है, ठीक है, या विल बी, शैल बी के सेंस में आई है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब एक नोट और ऐड हुआ है, अ लिंकिंग वर्ब टेल्स अस अबाउट द, ये दोबारा से वही बात है कि एक लिंकिंग वर्ब हमेशा क्या बताएगी, ये बताएगी कि सब्जेक्ट कौन है, क्या है, ठीक है, उसका वर्णन करेगी, न कि उसके काम को बताएगी। काम को कभी नहीं बताएगी, जो काम को बताएगी वो लिंकिंग वर्ब होगी ही नहीं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं डिफरेंस दिखाने के लिए एक लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ड के बीच में, कि क्रिया कब, क्रिया के रूप में कब वो वर्ब मानी जाएगी और लिंकिंग वर्ब के रूप में कब मानी जाएगी। अब यहाँ पर आप अच्छे से समझेंगे। टॉमी ऑलवेज स्मेल्स, देखिए टॉमी ऑलवेज स्मेल्स लाइक द सूप। देखिए यहाँ पर जो ये स्मेल आया है ये एक लिंकिंग वर्ब के रूप में है। क्यों आया है, क्योंकि टॉमी हमेशा क्या करता है, ऐसी सुगंध देता है, पकड़ाता है वो लोयरी सुगंध, या टॉमी का मतलब किसी के शरीर में कोई ऐसा पार्ट हो जिसमें से सुगंध निकलती है, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। लाइक अ सूप, एक सूप की तरह, यानी कि क्या है यहाँ पर ये स्मेल जो है इज की तरह आया है कि टॉमी हमेशा एक सूप की तरह है, एक सूप की तरह लगता है। टॉमी में से एक सूप वाली खुशबू आती है, ठीक है, सूप जैसा लगता है, ऐसी खुशबू आती है जैसे उसमें वो सूप हो। तो यानी कि यहाँ पर काम टॉमी का कोई भी टोनी का बताया नहीं गया। दूसरे में देखिए, टोनी ऑलवेज स्मेल्स द सूप। अब देखिए क्या अंतर है, टोनी जो है हमेशा स्मेल करता है, सूंघता है। कौन से काम हो रहा है, नाक से, हमारी नाक एक्टिव है तो काम हो रहा है, तो एक सूप को हमेशा सूंघता रहता है, हमेशा सूंघता रहता है, सूंघता रहता है। तो ये उसकी एक्टिविटी दिखाई गई कि इसका जो है हैबिट में एक एक्शन है जो करता ही रहता है, सूंघता ही रहता है, ये काम है। लेकिन यहाँ पे एक काम नहीं है, केवल उसका कोई डिस्क्रिप्शन दिया है कि उसमें से ऐसी स्मेल आती है, न कि वो कोई काम करता है, ठीक है, उसकी बॉडी कोई काम नहीं करती। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही फेल्ट सिक व्हेन ही फेल्ट द हीट। देखिए यहाँ पर ये एक लिंकिंग वर्ब है और यहाँ पर यह एक एक्शन है। कैसे है देखिए, ही फेल्ट सिक, उसने महसूस किया, उसे महसूस हुआ, कैसा, क्या हुआ, सिक, उसे बीमार, बुखार महसूस हुआ, बीमारी महसूस हुई, ठीक है, उसे बीमारी महसूस हुई। व्हेन ही फेल्ट द हीट, जब उसने क्या किया, गर्मी को महसूस किया। देखिए गर्मी कहाँ से महसूस की, स्किन से महसूस की, स्किन एक्टिव हुई हमारी। लेकिन फिर क्या हुआ, उसको लगना, यानी कि इज के सेंस में आया, ठीक है। जब एक एडजेक्टिव को और एक सब्जेक्ट को, ये एडजेक्टिव इसका सब्जेक्ट, इनको जोड़ रही है ये वर्ब, तो ये क्या हुई, ये एक लिंकिंग वर्ब हुई, ये एक लिंकिंग वर्ब हुई, क्योंकि ये इसके डिस्क्रिप्शन को ही सिक, ही क्या है, बीमार है, ही बीमार है, बीमार होने को ही से कौन जोड़ रहा है, फेल्ट जोड़ रहा है, तो ये लिंकिंग वर्ब हुई। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही और हीट, क्या हीट ही का सेंस, ही का डिस्क्रिप्शन के लिए आई, ही के बारे में बताने के लिए आई है, नहीं। गर्मी अलग है, ही अलग है, और ही गर्मी को महसूस ही ने किया, काम किया, तो ये यहाँ पर एक एक्शन वर्ड है। यहाँ पर तो ये इसी का डिस्क्रिप्शन दे रहा है, ये जो वर्ड है ये इसका डिस्क्रिप्शन दे रहा है और इन दोनों को जोड़ने का काम ये वर्ब कर रही है, तो ये लिंकिंग वर्ब है। लेकिन यहाँ पर ये वर्ड इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा है, ये बता रहा है कि इसने इसको महसूस किया और इसकी क्रिया के द्वारा, इस क्रिया को करके इसको महसूस किया, तो इसलिए ये एक एक्शन है। यहाँ पर ये जो फेल्ट है ये एक्शन है और वहाँ पर ये एक लिंकिंग वर्ब है। आगे देखिए अगला एग्जाम्पल, योर डॉग स्मेल्स बैडली। देखिए यहाँ पर ये एक एक्शन है। दूसरे सेंटेंस में देखेंगे अगर हम, योर डॉग स्मेल्स बैड। अब देखिए तुम्हारा जो कुत्ता, इसकी हिंदी अगर हम देखें, इसका हिंदी ट्रांसलेशन, तुम्हारा कुत्ता स्मेल, सूंघता है, तुम्हारा कुत्ता सूंघता है बैडली, बुरी तरह से, कि भाई बार बार सूंघता रहता है, कभी मेरे पैरों को सूंघता है, कभी मेरे कपड़ों को सूंघता है, कभी मेरे हाथों को। तुम्हारा जो कुत्ता है बार बार सूंघता रहता है। अब देखिए दूसरे सेंटेंस में, योर डॉग स्मेल्स बैड, तुम्हारे कुत्ता स्मेल देता है, तुम्हारे कुत्ते में से स्मेल आती है, स्मेल आती है बुरी सी, तुम्हारे कुत्ता बुरी स्मेल देता है। तो यहाँ पर जो ये है स्मेल इज के सेंस में है कि तुम्हारे कुत्ते की स्मेल बुरी है, तुम्हारे कुत्ते में से बदबू आती है।
तो काम तो कुछ नहीं कर रहा कुत्ता, कुत्ते में से खुद बदबू आ रही है। और इनको जो लिंक कर रहा है बैड स्मेल को, बैड चीज़ को, जो बैड बताया गया है कुत्ते के लिए आया, इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है? लिंकिंग वर्ब कर रही है, इसलिए लिंकिंग वर्ब है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें योर डॉग अलग है और बैडली क्या है? एडजेक्टिव है। मैंने क्या कहा था, कभी भी एक एडजेक्टिव किसी भी लिंकिंग वर्ब के साथ नहीं आ सकती। लिंकिंग वर्ब के साथ कभी भी बैडली कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, कभी भी एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। या तो एडजेक्टिव हो सकती है या तो नाउन हो सकती है, क्योंकि ये एक एडवर्ब है तो ये तो कभी भी कॉम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकती। यानी कि इसके साथ जो वर्ब आई है वो एक एक्शन वर्ड है, वो एक लिंकिंग वर्ब नहीं हो सकती। एडजेक्टिव के साथ कभी भी कोई लिंकिंग वर्ब नहीं हो सकती। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया है दोबारा वीडियो को देखिए, अच्छे से देखिए। अगर फिर भी नहीं आता तो आप मुझे बताएं। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।